Hello everyone, welcome you in English class. As you know that our reader portion is going on. So in the previous video we had talked about the chapter 6. This is Geordie's Swan. So in this video we will read about the poem of the same chapter. The name of the poem is The Duck and the Kangaroo. हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अभी क्या पढ़ा था? चैप्टर 6 पढ़ा था आपकी रीडर बुक का. नेम ऑफ द चैप्टर का नाम क्या था? दिस इज जॉर्डीज फार्म. आपको पता है रीडर की बुक में हर चैप्टर के साथ आपको एक पोएम दी गई है. सो आज हम उसी चैप्टर की पोएम पढ़ेंगे. पोएम का नाम है द डक एंड द कैंगारू. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर पोएम. On the page number 97, poem is The Duck and the Kangaroo. So the name of the poet is Edward Lear. ये जो poem है ये किसने लिखी है? Edward Lear ने लिखी है. So now the introduction, first of all, introduction of the poem. Two friends, the duck and the kangaroo, are about to set out on a long pleasure trip. The kangaroo, though happy to carry the duck all the way on the tip of his tail, he wary of her wet feet. What will the duck do to make kangaroo feel comfortable over land and sea? So let us find out how they go about it. ये जो पोएम है ये टू फ्रेंड्स से रिलेटेड है. दो फ्रेंड हैं, दो दोस्त हैं, एक तो है डक और एक है कंगारू. इन दो दोस्तों के ऊपर बने ये पोएम पूरी. तो जो दोनों दोस्त हैं वो एक ट्रिप के बारे में प्लान कर रहे हैं कि कहीं घूमने जाने की प्लान कर रहे हैं. जो कंगारू है वो बहुत खुश होता है डक को अपने टेल अपनी पूंछ के ऊपर बैठा के कैरी करके उसको पूरा घुमा के अपने साथ में. तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी होता है. किससे रिलेटेड है वो? जो डक है उसके जो वेब फिट है उनको लेकर वो थोड़ा टेंशन में है कि जब मैं लैंड और सी के अंदर हॉप करूंगा, मतलब फुदकते फुदकते जाऊंगा, तो इसके पैरों को यानी कि डक के पैरों को कोई नुकसान ना हो जाए. एंड व्हाट विल द डक डू टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल. फिर इस पोएम में ही आगे आपको पता चलेगा कि जो डक है वो क्या क्या ऐसा करती है जिससे कि जो कंगारू है वो कंफर्टेबल फील कर सके और वो बहुत आसानी से आराम से उनकी जो ट्रिप है वो उसको एंजॉय कर सके. So let us find out how they go about it. तो चलो हम पढ़ते हैं अब कि कैसे वो गए, क्या कैसे उन्होंने वहाँ पर एंजॉय किया. Now the poem. Said the duck to the kangaroo. डक ने कहा, किससे कहा? कंगारू से. डक ने कहा कंगारू से, Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I would hop like you, said the duck to the kangaroo. इसमें इस फर्स्ट स्टेंजा के अंदर है. फर्स्ट स्टेंजा में जो डक है वो कंगारू को बोल रही है कि यू आर सो लकी, तुम बहुत लकी हो कि तुम बाहर का पूरा नज़ारा देख सकते हो, हॉप कर सकते हो. हॉप मीन्स होता है जैसे कंगारू फुदक फुदक के चलता है, हम उस प्रोसेस को, उस मोमेंट को, उस मैनर को हम हॉप बोलते हैं. तो जो कंगारू है वो कैसे हॉप करता है, तो वो क्या कह रही है कि यू आर सो लकी. हाउ आप क्या तुम क्या कर सकते हो? हॉप कर सकते हो ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर. तो तुम पानी में भी कूद सकते, मतलब पानी में भी तुम चल सकते हो और तुम फील्ड्स पर भी चल सकते हो. दैट मीन्स कंगारू इज नॉट बाउंडेड दैट ही हैव टू इट हैव टू लिव इन द फील्ड्स और लिव इन द वाटर ओनली. वो दोनों जगह पे ही अपना वो सर्वाइव कर सकता है. बट जो डक होती है वो पॉन्ड के अंदर ही रहती है ज़्यादातर. तो वो क्या कह रही है कि गुड ग्रेशियस, तो कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, इसलिए तुम्हें कोई रोक नहीं सकता. इसलिए अगर जो कंगारू है उसकी कोई बाउंडेशंस नहीं है, वो फील्ड्स पर भी हॉप कर सकता है, वाटर पे भी हॉप कर सकता है. तो वो बाउंडेड नहीं है. जहाँ पानी आएगा वहाँ पर भी उसको रुकने की जरूरत नहीं है, जब फील्ड्स आएंगे वहाँ पर भी उसको रुकने की जरूरत नहीं है. क्योंकि देखो जैसे अगर हम फिश को बाहर निकाल दें पानी से तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती. तो वो बाउंडेड हो गई कि जहाँ पानी होगा वहीं पर ही फिश रह सकती है या वहीं पर ही वो सर्वाइव कर सकती है. अगर आप उसको फील्ड पे या किसी प्लेन एरिया के ऊपर ला दोगे तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगी. तो वो क्या कह रही है कि लेकिन तुम्हारा मतलब वो डक जो है वो कंगारू को कह रही है कि तुम्हारे पास तो दोनों स्किल्स हैं कि तुम पानी पे भी चल सकते हो, हॉप कर सकते हो, और तुम फील्ड में भी हॉप कर सकते हो. तो तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हें कुछ भी रोक नहीं सकता. My life is a bore in this nasty pond.
नाउ द डक कंपेयर हिमसेल्फ एंड सेड कि अब जो मेरी लाइफ है, मतलब जो मेरी जो लाइफ है कंपैरेटिवली यू, मतलब कंगारू के कंपैरेटिवली डक अपने बारे में कह रही है कि जो मेरी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। क्योंकि जैसे तुम तो बाहर घूम फिर जाते हो, मतलब बाहर का नज़ारा देख लेते हो, हॉप कर लेते हो फील्ड पे भी और वाटर पे भी, लेकिन मेरी जो लाइफ है वो बाउंडेड है। मैं एक नेस्टी पॉन्ड के अंदर ही सीमित हूँ, लिमिटेड हूँ। तो अब जो मैं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मुझे बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका है इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को देखे हुए बाहर से। आई विश आई कुड होप लाइक यू, अब वो विश कर रही है कि काश कि मैं भी तुम्हारी तरह, यानी कि कंगारू की तरह होप कर पाती तो मैं पूरा नज़ारा बाहर की दुनिया को मैं बहुत आसानी से देख पाती। सो सेड द डक टू द कंगारू। सो दीज वर्ड्स, दीज लाइन्स, दीज सेंटेंसेस किसने कहे थे? कंगारू ने, कंगारू को कहे थे। किसने कहे थे? डक ने कहे थे। नाउ प्लीज, नाउ द सेकंड स्टैंजा, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। मुझे, अब वो जो है वो जो डक है वो उसे रिक्वेस्ट कर रही है कंगारू से कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे राइड करवा दो, मुझे घुमा दो। सेड द डक टू द कंगारू। किसने कहा? डक ने कहा। किसको कहा? कंगारू को कहा। डक ने कंगारू से कहा, से रिक्वेस्ट की कि तुम अपनी पीठ पर बैठा के मुझे पूरा ये वर्ल्ड जो है वो घुमा दो। आई वुड सिट क्वाइट एंड से नथिंग बट क्वैक। वो क्या कहती है? आई विल नेवर से अ सिंगल वर्ड बट आई विल से ओनली क्वैक क्वैक। जो डक है वो कह रही है कि मैं तुमको अश्योर करती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी तुमको, सिर्फ मैं अपना जो वर्ड है क्वैक क्वैक, सिर्फ वही मैं बोलूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो उसको इंसिस्ट कर रही है कि लेकिन तुम मुझे कहाँ ले चलो? मुझे बाहर ले चलो, बाहर की दुनिया दिखाने के लिए मुझे ले चलो, अपनी पीठ पे बैठा के मुझे राइड करवा लो। The whole of the long day through, and we would go to the bee and the jelly bolly, over the land and over the sea. Please take me on ride, oh do, said the duck to the kangaroo. यह अभी जो डक है वही बोल रही है कंगारू को कि पूरा दिन हम घूमेंगे, पूरा जो टाइम हम है, पूरा दिन का जो टाइम हम वो पूरा स्पेंड करेंगे घूमने में ही। हम मतलब फील्ड्स पे से भी घूम के आएंगे, हम पानी के ऊपर से भी घूम कर आएंगे। तो हम मतलब पूरा सब कुछ इस अर्थ के ऊपर जो जो चीज़ें हैं हम वो सारी देखेंगे। कि पानी है, अपनी जो अर्थ है बेसिकली टू पार्ट से बनी हुई है, मतलब दो ही चीज़ें हैं अपने अर्थ के ऊपर, या तो पानी है या आपकी लैंड है। तो वो क्या कह रही है कि हम ये दोनों ही चीज़ें देख कर आएंगे। प्लीज टेक मी ऑन राइड ओ डू, क्या तुम मुझे ले चल सकते हो, क्या तुम मुझे लेकर चलोगे अपने बैग पर बैठा के इस राइड के ऊपर। सेड द डक टू द कंगारू। ऐसा कौन कह रही है? डक कह रही है। किसको कह रही है? कंगारू को। तो सेड कंगारू ने डक ने कहा सेड द कंगारू टू द डक। नाउ द कंगारू इज रिप्लाई टू द डक। अब जो कंगारू है वो बोल रहा है, वो रिप्लाई दे रहा है डक को, उसके आंसर जो उसने क्वेश्चंस किए थे, उसने जो रिक्वेस्ट की थी उसके लिए। दिस रिक्वायर अ लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. अब जो है वो कंगारू कह रहा है इसको कि जो भी तुमने कहा उसका एक रिफ्लेक्शन है, एक छोटा सा एक कारण है कि हाँ मैं पूरा वर्ड घूम सकता हूँ कि ब्रिंग मी लक, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं होप कर सकता हूँ पानी पर भी और मैं लैंड पर भी, तो मैं इस वजह से पूरा घूम सकता हूँ। बट देयर सीम्स, लेकिन तुमने जो भी कुछ कहा उसका मुझे एक ऑब्जेक्शन है, मतलब एक चीज़ में मुझे प्रॉब्लम है। वो क्या कहती है कि विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। अब जैसे कि तुम जानते हो कि अगर मुझे तुम कंप्लीटली अच्छे से बोलने दो, सो योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड। अगर तुम मेरे साथ ऐसे चलोगी, मेरे टेल पर, मेरे बैक पर बैठ के मैं तुम्हें राइड पे लेके चलूंगा, तो व्हाट अबाउट योर वेट फिट, तुम्हारे फिट्स का क्या होगा, तुम्हारे पैरों का क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा वेट हो जाएंगे और कोल्ड, ठंडे हो जाएंगे। सो एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द rheumatism, said the कंगारू। और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये किसने कहा? कंगारू ने कहा। किसको? डक को कहा। देखो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा के अंदर जो डक है वो इंसिस्ट, वो रिक्वेस्ट कर रही है
और अपने आप को बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बता रही है वो, कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, कि मैं बिल्कुल मैं मतलब बोरिंग फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक 90 पाउंड के अंदर ही मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, मैं कंगारू की तरह बाहर नहीं घूम सकती। और इसलिए वो कंगारू को रिक्वेस्ट कर रही है कि तुम मुझे अपनी पीठ पे बैठाओ और मुझे पूरा ये वर्ल्ड जो है मुझे वो दिखाओ। फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा के अंदर ये जो डक है वो कंगारू को बोलती है। थर्ड स्टैंजा से जो कंगारू है वो उसको रिप्लाई देना स्टार्ट करता है, कि वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी चीज़ें मंजूर हैं, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन मुझे टेंशन है तो किसकी, सिर्फ तुम्हारे वेब फिट की। तुम्हारे जो पैर हैं, वेब फिट मीन्स होता है जो जालीनुमा पैर होते हैं, अपने पैर, अपने जो फिंगर्स होते हैं वो नॉर्मली सेपरेट सेपरेट होते हैं। आपका मतलब यहाँ से सेकंड वाली से टच नहीं होता, ऐसे पांच से टच हुआ है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट है। बट जो वेब फिट्स होते हैं वो यहाँ से ऐसे कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे के साथ में। पूरा जो मतलब जो डक का जो पैर होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, वेब फिट होता है, उसको बोलते हैं वेब फिट। तो वो क्या कह रहा है कि लेकिन तुम्हारे, मुझे जो टेंशन है वो किसकी है, तुम्हारे वेब फिट की, कि वो बहुत ज़्यादा वेट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि लैंड पे और मतलब जब पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाएंगे तो कहीं सर्दी होगी कहीं गर्मी होगी, तो उसके पैर तो खुले रहेंगे। इसलिए वो कह रहा है कि कंगारू तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन डक नहीं कर सकती। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, सेट द डक, एज आई सेट ऑन द रॉक I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of frosted socks, which fit my web fit neatly. And to keep out the cold, I have bought a clock, and every day a cigar I smoke. All to follow my own dear true love of a kangaroo. अब जो डक है, जब उसने अपना कंसर्न बताया, जो कंगारू था उसने डक के लिए, कि मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें घुमा के लाने में, बट मुझे सिर्फ एक चीज़ की टेंशन है कि तुम्हारे वेब फिट्स का क्या होगा। तो जो डक है अब जो ये नेक्स्ट स्टैंजा है इसके अंदर उसकी को कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रही है, कि जो तुम्हें टेंशन है उसकी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं। वो क्या कह रही है कि आई सेट ऑन द रॉक्स, जब मैं पेड़ पर, एज आई सेट ऑन द रॉक्स, जब मैं पेड़ पर बैठी थी, मतलब रॉक्स के ऊपर बैठी थी, सॉरी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तो मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही सोच लिया था। मतलब जो टेंशन तुम ले रहे हो कि मेरे पैरों का क्या होगा, ये चीज़ मेरे माइंड में भी आई थी, और इस चीज़ को मैं पहले से ही सोच चुकी हूँ और इसका सोल्यूशन भी मैं निकाल चुकी हूँ। सो एंड आई बॉट 4 pairs ऑफ रोस्टेड सॉक्स। रोस्टेड सॉक्स मीन्स वुलन सॉक्स, जो ऊन की सॉक्स होती हैं उनको बोलते हैं। तो वो क्या कह रही है, सो इसलिए मैंने क्या किया है, मैं अपने साथ 4 पेयर लेकर आई हूँ सॉक्स के, वुलन सॉक्स के, अपने पैरों को बचाने के लिए। विच फिट माई बैक फिट नीटली, जो कि मेरे पैरों में बिल्कुल अच्छे से नीटली फिट हो जाएंगे। सो एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और अपने आप को सर्दी से दूर रखने के लिए, उसने कहा था ना कि कोल्ड या वेट की प्रॉब्लम हो सकती है तुमको, तो उसने वो क्या कह रही है कि पैरों को सही रखने के लिए तो मैंने क्या कर लिया है, मैं अपने साथ 4 पेयर्स ऑफ वुलन सॉक्स लेकर आई हूँ। और दूसरा कि अपने आप को कोल्ड से दूर रखने के लिए मैं कॉक का यूज़ करूँगी, क्लॉक का यूज़ करूँगी। एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक, और प्रतिदिन मैं जब हम ट्रिप पे चलेंगे तुम्हारी टेल पे पीछे बैठ के मैं सिगार लूँगी, जिससे कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और मुझे कोल्ड नहीं होगा। ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, तो ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करूँगी, ताकि तुम जब मुझे राइड पर लेके जाओ तुम्हें कंफर्टेबल फील हो सके, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील ना हो, कि हम जो अपनी राइड है वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। नाउ द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, सेड द कंगारू आई एम रेडी। अब जब जो कंगारू को टेंशन थी डक के वेब फिट्स की, अब जो नेक्स्ट स्टैंजा आया उसके अंदर डक ने क्या किया, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मतलब उसकी टेंशन खत्म कर दी, उसको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उसने कहा कि हाँ जो तुम सोच रहे हो ये मैं पहले से ही सोच चुकी थी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसका मैंने सोल्यूशन कर लिया। उसने अपने वेब फिट के लिए और खुद को गर्म रख, खुद की बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसने जो सोल्यूशन थे वो उसने बता दिए। अब जो लास्ट स्टैंजा है वो कंगारू रिप्लाई देता है डक को, क्या देता है, सेड द डक कंगारू आई एम रेडी, कि मैं तैयार हूँ तुम्हें राइड पे ले जाने के लिए। सो ऑल इन द मून लाइट फेज, इस चांद की रोशनी के अंदर, बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मुझे अच्छे से बैलेंस बना के रखना, डियर डक सिट स्टडी, बिल्कुल जो प्रिय डक तुम बिल्कुल मतलब हिलना डुलना मत मेरी टेल के ऊपर बैठ के, अदरवाइज बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि बैलेंस बना के रखना, और तुम बिल्कुल भी मेरी जब मेरी पीठ पे मेरी टेल पे बैठ जाओ तो वहाँ बिल्कुल भी हिलना मत।
एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना मेरी टेल के ऊपर। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड। सो इसके बाद क्या होगा, तो वो दोनों चले गए थे अपने उस ट्रिप के लिए। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उस कंगारू ने पीछे टेल पे उस डक को बैठा के पूरे 3 टाइम्स उसने राउंड करवाया, उसको पूरे वर्ल्ड को उसको घुमवाया। एंड वो सो हैप्पी, अब वो पूछ रही कि कौन ज्यादा खुश था। सो एज द डक एंड द कंगारू, जो डक थी वो या कंगारू, बोथ आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स थे, एक बहुत अच्छा टाइम वो दोनों एक साथ स्पेंड कर रहे थे, तो वो दोनों ही खुश थे। क्योंकि देखो डक ने तो इंसिस्ट ही किया था कंगारू को साथ चलने के लिए, तो उसका तो खुश होना ही होना था। लेकिन अगर कंगारू को अच्छा फील नहीं हो रहा होता, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होता डक के साथ, तो वो उसको ले जाने से मना कर देता। इसलिए यहाँ पर जो ये है कि एंड हु सो हैप्पी, कि कौन ज्यादा खुश था, तो आंसर यही होगा कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। तो लास्ट स्टेंजा के अंदर है कि जो डक है उसने जब उसको बताया, कंफर्टेबल फील कराने के लिए बताया कि मैं सॉक्स वगैरह लेके आई हूँ, तो मैं वेट फीट, मेरी जो वेट फीट है उनके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद को वार्म कर रखने के लिए भी मैंने मतलब सामान ले लिया है। तो जो कंगारू है वो डक की सारी बातें सुन के वो निश्चिंत हो जाता है कि हाँ अब ट्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो उसको हाँ बोल देता है, और वो निकल पड़ते हैं उस मून लाइट के अंदर, जहाँ पर चांद की हल्की हल्की रोशनी जो थी वो फैली हुई थी। तो जो कंगारू है वो डक को अपनी पीठ पे अपने टेल के ऊपर बैठाता है, बट वो उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना, हिलना मत, सीधी मतलब बिल्कुल पुतले की तरह, हिलना डुलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। वो क्या कह रहा है कि अगर तुम हिली तो मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमारी ट्रिप खराब हो जाएगी और तुम गिर जाओगी। तो वो क्या कह रहा है कि तुम चुपचाप मेरी टेल के ऊपर जाके बैठ जाओ और बिल्कुल भी कुछ भी ना तो हिलना है ना तुमको कुछ भी बोलना है। फिर वो निकल जाते हैं, जो कंगारू है वो उसको अपने पीठ पे बैठा के 3 टाइम्स उसको पूरे वर्ल्ड का जो है चक्कर लगाते हैं। वो मतलब अपनी इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं दोनों, और लास्ट में पूछते हैं कि कौन ज़्यादा खुश है, तो आंसर है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। रीज़न मैंने आपको अभी अभी बताया है कि क्यों है वो दोनों खुश। तो जो कंगारू है जो डक है वो दोनों ही हैप्पी थे। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम लाइन टू लाइन। अभी जो मैंने आपको बताई वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी आपकी पोएम की line to line. So now the time to do question answer of the poem. So without wasting our time, shall we do our question answer? Question number first, taking words that come at the end of lines, write 5 pairs of rhyming words, read each pair aloud. आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स को आपको फाइंड आउट करना है, उनको जोर जोर से बोलना है। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग अप्रोक्सीमेटली सिमिलर सा होता है बोलने में। आपकी इस पोएम के अंदर आपको जो राइमिंग वर्ड्स है वो ढूंढने हैं। एक उन्होंने दे रखा है पॉन्ड बियॉन्ड, पॉन्ड और बियॉन्ड, सेम इस तरीके से आपको ढूंढने हैं, जैसे कि बोल्ड, कोल्ड, डक, लक, रॉक्स, सॉक्स, ओके, सो बाउंड, राउंड। इस टाइप से आपको जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको नोट डाउन करना है और उनको लाउडली उनको प्रोनाउंस करना है। ओके, सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्लीट द डायलॉग। आपको यहाँ पे कुछ डायलॉग, इनकम्प्लीट डायलॉग गिवन है, आपको उन डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज डक, डियर कंगारू व्हाई डोंट यू। डक ने कहा डियर कंगारू व्हाई डोंट यू। अब आपको इसको कंप्लीट करना है। द आंसर इज व्हाई डोंट यू गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। जो डक है उसने कहा था इसको, कंगारू को, कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा के राइड क्यों नहीं करवाते हो। सो डियर कंगारू व्हाई डोंट यू गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। नाउ द नेक्स्ट इज कंगारू। अब कंगारू का आंसर है विथ प्लेजर माई डियर डक दो डैश। अब वो क्या कह रहा है कि हाँ बिल्कुल खुशी के साथ ही। अब इस समय डायलॉग को कंप्लीट करना है। सो द आंसर इज विथ प्लेजर माई डियर डक दो योर वेब फिट वुड ट्रबल मी। लेकिन तुम्हारे जो गीले जो वेब फिट हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कंगारू ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें ले जाने को बिल्कुल तैयार हूँ, खुशी खुशी में तुमको ले चलूंगा, लेकिन जो तुम्हारे वेब फिट हैं उनकी थोड़ी सी मुझे टेंशन है। नाउ द डक दैट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम आई विल, कि ये तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल। अब इस डायलॉग को कंप्लीट करना है। सो आई विल कवर देम विद सोलन सॉफ्ट सो दे वॉन्ट ट्रबल यू।
वो क्या कह रही है कि मैं अपनी जो कि दैट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल, मैं कर लूँगी, कवर, अपने जो पैर बैक फिट है उनको कवर कर लूँगी विद द वुलन सॉफ्ट, और इसलिए फिर ये तुमको सो दे वॉन्ट ट्रबल यू, तो ये तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। ओके, सो नो नीड टू डू द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन इन द नोटबुक। ओके, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को आपको नोटबुक के अंदर करने की जरूरत नहीं है, आप इसे बुक में ही करके छोड़ दीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक with the word meanings and hard words. So now the question number third, the kangaroo does not want to catch rheumatism. Spot this word in stanza third and say why it is spelled differently. Why is it in two parts? Why does the second part begin with a capital letter? थर्ड स्टैंडा के अंदर जो rheumatism आया है, ओके, उसका जो वर्ड आया ये कम्प्लीटली एक ही वर्ड है, लेकिन पोएम के अंदर उसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उसमें से भी जो मार्टिज आया उसका लेटर कैपिटल क्यों है, आपको रीजन बताना है। सो द आंसर इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द kangaroo does not want to catch rheumatism. Spot this word in stanza third and say why it is spelled differently and why it is it in two parts. Why does the second part begin with the capital letter? इस पोएम के अंदर थर्ड स्टैंजा के अंदर एक वर्ड है rheumatism। ओके, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि उसको डिफरेंटली स्पेलिंग, जो उसकी स्पेलिंग वो चेंज क्यों गई है, दूसरा कि इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड क्यों किया गया है, और तीसरा कि इसका जो सेकंड पार्ट है, जो उसका सेकंड जो स्प्लिट हुआ है, सेकंड जो पार्ट है उसको कैपिटल लेटर से क्यों लिखा गया है। नाउ द आंसर इज द वर्ड rheumatism कैन बी स्प्लिट इनटू टू वर्ड्स, rheum एंड martis। जो rheumatism जो वर्ड है उसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, पहला है rheum एंड द सेकंड वन इज martis। ऑन चेंजिंग द स्पेलिंग वी रियलाइज द वर्ड राइम्स विद kangaroo। स्पेलिंग को चेंज करने से पता चल रहा है कि जो जैसे RHEU, रू की स्पेलिंग थी RHEU, लेकिन उसको लिखा गया है ROO पोएम के अंदर, तो वो क्यों किया गया है कि वी रियलाइज दैट द वर्ड राइम्स विद कंगारू, क्योंकि इस पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम बनाने के लिए, एक राइमिंग स्कीम होती है AABBCC, उस टाइप से राइमिंग स्कीम बनाने के लिए उसकी स्पेलिंग चेंज कर दी गई है, क्योंकि वो उसको राइमिंग, उसका राइम बनाया गया है कंगारू के साथ में। Okay, so as rheum and martis, so the second part martis begins with a capital letter because it is the first word of the line in the poem. अब क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था रू, उसको तो कंगारू के साथ राइमिंग करने के लिए उसको वहाँ पे लिख दिया, स्पेलिंग चेंज कर दी फर्स्ट की और वहाँ पे लिख दिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट बचा वो था मार्टिस। मार्टिस क्या, जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल कर रखा है, क्योंकि वो सेकंड पार्ट है rheumatism का। वो पूछ रहा है कि क्यों कर रखा है, क्यों कर रखा है, क्योंकि जो मार्टिस है बिगिंस विद द कैपिटल लेटर बिकॉज इट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द लाइन इन द पोएम। क्योंकि ये हमें पता है कि एवरी लेटर ऑफ द बिगिनिंग लेटर जो होता है किसका, वो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन कैपिटल होता है। तो उस इसलिए सिर्फ इस चीज को वो करने के लिए जो पोएम है उसके अंदर जो मार्टिस, क्योंकि अगली लाइन में आया फर्स्ट लेटर है, तो फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। सो लिव इन द पोएम, सो देयरफॉर द लेटर एम इज कैपिटलाइज्ड ओनली टू गिव अ पोएटिक इफेक्ट। तो एम को कैपिटल किया गया है सिर्फ इसलिए ताकि पोएम को एक पोएटिक इफेक्ट दिया जा सके, मतलब पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम को अच्छे से दिखाने के लिए, एक पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए rheumatism की स्पेलिंग को चेंज किया गया है और उसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो उसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने का रीजन है क्योंकि उसको राइमिंग स्कीम बनाई गई है, कंगारू के साथ रू को मैच किया गया है, इसलिए उसकी जो स्पेलिंग थी वो भी चेंज कर दी। देन जो मार्टिज्म था वो सेकंड नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर आ रहा है और फर्स्ट लेटर है, इसलिए उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, उसको पोएटिक इफेक्ट दिया गया है। ओके, so this is the answer of question number third. Now the question number fourth. Now the question number fourth is, do you find the poem humorous? Read aloud lines that make you laugh. क्या आपको जो ये पोएम है ये हास्यप्रद लगी, मतलब हंसी मजाक वाली लगी?
लगी तो आप उन लाइन्स को रीड आउट करो जिससे आपको सबसे ज़्यादा हंसी आई हो। सो नाउ द आंसर इज यस, द पोएम इज ह्यूमरस। हाँ, ये जो पोएम थी ये बिल्कुल ह्यूमरस थी। टेक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए हम कुछ 2 लाइन्स ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज बट क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, कि चुपचाप मेरी पूंछ पे बैठे रहना। जो कंगारू था उसने कहा था डक को कि चुपचाप मेरे पूंछ पे मेरी टेल पे बैठे रहना। कि तो डक ने क्या कहा था कि आई विल सिट क्वाइटली ओनली से क्वैक क्वैक। और हमें अच्छे से पता है कि जो डक होती है वो क्वैक क्वैक ही बोलती है, इसके अलावा कुछ और बोलती भी नहीं है। तो उसका रीजन मतलब यही था कि मैं वो मस्ती करते हुए जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ह्यूमरस दिखाने के लिए इस चीज को यूज किया गया। और द सेकेंड इज एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। तो प्रतिदिन मैं क्या करूंगी, एक सिगार पीऊंगी। डक ने कहा था कि अपने आप को वार्म, अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए मैं क्या करूंगी, डेली सिगार लूंगी। तो एक डक को सिगार पीते हुए देखना, इट इज क्वाइट वेरी फनी। ये खुद में ही एक बहुत मजाक सा, हंसी मजाक वाला है। तो हाँ, ये 2 लाइन्स हैं जो बिल्कुल एक्सप्रेस करती हैं यस द पोएम इज ह्यूमरस, कि हाँ ये जो पोएम है वो बिल्कुल ह्यूमरस है। So this is the question answers of the poem. So here our poem with the explanation and with the question answers here has been completed here. यहाँ हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हो जाती है विद द एक्सप्लेनेशन। हमने एक्सप्लेनेशन भी कर ली एंड विद द क्वेश्चन आंसर। आई एम रिपीटिंग, डोंट डू फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक, यू हैव टू डू ओनली थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन अलॉन्ग विद द वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स इन योर फेयर नोटबुक। आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को आपको अपनी फेयर नोटबुक में नहीं करना है, ओनली थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स के साथ में आपको अपनी नोटबुक के अंदर इन अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग से आपको करना है। सो दैट्स इट यार। In the next video, we will read our next chapter, chapter number 7 of your reader book. Okay, so till then, students, stay home, stay safe, and do your homework, do hard work. Okay, thank you.